Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, this is second part 2 of exercise number 10 point. Exercise, sorry, 11.2. 11.2 है. Yes. Exercise 11.2 second part. उसका भी part 2. Part 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर्स 11 तक कवर किए थे. क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किए थे, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट. एंगल बिटवीन टू लाइंस तक हमने कवर किया था. हालांकि एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये एक क्वेश्चन, अभी एक दो क्वेश्चन बचते हैं. 12th एंड 13th भी उसी कॉन्सेप्ट में है, एंगल बिटवीन टू लाइंस के ही कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कह रहा है राइट एंगल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो कॉन्सेप्ट वही है. ठीक है. बट क्वेश्चन नंबर 12th एज पर माई इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वन है. ठीक है. हालांकि आपके एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है वो ओमिटेड है, लेकिन बेटा वो एंगल बिटवीन टू लाइंस है. और यहाँ पे कुछ अलग बात कह रहा है. यहाँ पे कुछ अलग बात कह रहा है. यहाँ पे कह रहा है वो उसके परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूव करो, या दे रखा है कि वो उसके परपेंडिकुलर है और कुछ कुछ निकलवा रहा है. तो आई विल कंसीडर बोथ द कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट. तो मैं नहीं कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन भी ओमिटेड है, ये तो बिल्कुल कोर्स का मानूंगा. हाँ, ये दोनों क्वेश्चन जो लास्ट टू क्वेश्चन हैं उसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये ओमिटेड है. ठीक है. बस इसीलिए दिक्कत आ जाती है. एंगल बिटवीन टू लाइंस को पढ़ने के लिए मना कर रहा है, और फिर कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दे रहा है जो एंगल बिटवीन टू लाइंस पे बेस्ड है. ठीक है, समझ रहे हो बच्चों. इसीलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है. और अब तो आपके एग्जाम्स भी आगे खिसक गए, तो वी विल नॉट लीव इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी. सब कवर करेंगे, है ना. अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, चलें. सो क्वेश्चन नंबर 12. फिर उसकी मर्जी है, जो पूछे पूछ ले, नहीं पूछे तो बढ़िया है, हमको तो आता है ना. फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी सो दैट दीज लाइन्स. फर्स्ट लाइन ये है, ये पूरी एक लाइन है ना, लाइन की इक्वेशन है, दैट मींस इट इज अ लाइन. एंड दिस इज द सेकेंड लाइन आर एट राइट एंगल्स. मतलब ये दोनों लाइंस है ना, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट. ऐसा हमको गिवन है, ऐसा हमको प्रूव नहीं करना, ऐसा हमको गिवन है. फिर प्रूव ये क्या करना है, प्रूव कुछ ही नहीं करना, हमको पी की वैल्यू निकालनी है. पी कहाँ है साहब. पी इसकी लाइन की इक्वेशन में कहीं 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 छुपा हुआ है, जैसे यहाँ छुपा हुआ है और यहाँ छुपा हुआ है. तो ये पी की वैल्यू क्या रखें हम, क्या, थीटा. हाँ, एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है आपको, कॉस थीटा दे रखा है या थीटा दे रखा है, सही कह रहे हो. इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है. एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, कि इस पी की जगह देखो क्वेश्चन ऐसा है कि हमें पी मिसिंग है ना, पी की जगह ऐसी कोई वैल्यू रख के बताओ ताकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए. क्वेश्चन ये है, समझ आया. चलिए, तो हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर पी की वैल्यू निकाल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज बताओ, ऑल दो जब अपन लाइन की इक्वेशन देखते हैं तो उसमें जब अपने एंगल का कॉन्सेप्ट लगता है तो वी ओनली कंसीडर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर, और हम नीचे वालों को उठा लेते हैं. लेकिन अगर हम ऐसा यहां कर दें तो हम हो जाएंगे गलत. अगर हम वो काम यहां करते हैं तो वी विल बी रॉन्ग. व्हाई. क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर पार्ट उस शक्ल का नहीं दिखाई दे रहा है जिस शक्ल का वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है. तो सर किस फॉर्म का होता है न्यूमरेटर पार्ट. न्यूमरेटर पार्ट के अंदर एक्स, वाई और जेड का कोएफिशिएंट हर हाल में +1, +1 और +1 ही होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेंज द कोएफिशिएंट्स, या लेट्स कन्वर्ट द कोएफिशिएंट्स टू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. देन ऐसा चेंज करने के बाद जो नीचे बचेगा वो होंगे मेरे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस लाइन. समझे क्या जनक, समझे. ओके. तो देखो 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 है ना, और मुझे इसको प्लस एक्स बनाना है, मुझे इसको क्या बनाना है, प्लस एक्स. तो मैं इसको ऐसे कर दूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो क्या बच जाएगा ये x-1 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है सर, इस माइनस का क्या करें अभी बताता हूँ अगले स्टेप में. 7y माइनस 14 में भी मुझे y बनाना है, मुझे क्या बनाना है, सिंपली y बनाना है. तो मैं इधर 7 कॉमन, उधर मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, उधर मैंने एक तरीके से -1 कॉमन लिया, राइट. और तो यहाँ पे मैं 7 कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा, y-2 डिवाइडेड बाई 2p. सर इस 7 का क्या करें अभी बताते हैं. z-3 को चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी जिस फॉर्म में होना चाहिए उसी फॉर्म में है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब सर इसको कैसे चेंज करें, इसी को देख लेते हैं कि अब आगे क्या करें, फिर दूसरी इक्वेशन में बात करते हैं. देखो क्या करते हैं, इस माइनस को नीचे ले आते हैं ना यार. देखो अगर कोई चीज ऊपर न्यूमरेटर में फंसी हुई है मल्टीप्लीकेशन में,
इस 7 को मैं उठा के 2p के नीचे नहीं ला सकता? यस और नो? भाई a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c में c ऊपर चला जाता है, चला जाता है, तो a इंटू सी डिवाइडेड बाय b में c वापस नीचे नहीं आ सकता? आ सकता है। बोलो जनक। क्यों सर? ओके, लेट्स सी, इधर देखो, 3 डिवाइडेड बाय 2/5, ये 5 का क्या करोगे? ऊपर जाएगा। ओके, तो 3 इंटू 5/2 ऐसे करोगे। तो जब ये यहां से ऐसे हो सकता है, तो यहां से वापस वैसे नहीं हो सकता? ये 5 को उठा के 2 के नीचे लगा दो, और 5 को ही क्यों, 3 को भी उठा के लगा सकते हो, जिसको चाहे उठा के लगा लो। तो ये 7 ही तो दिक्कत कर रहा है। दिक्कत कौन कर रहा है बच्चे? 7। इस 7 को ही भगाना है, तो इस 7 को भगाऊंगा, भगा के करूं क्या मैं सर, वो भी तो बताओ। इसको नीचे लिया। अच्छा, इतना भी नहीं समझ में आया, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो मुझे एक चीज बताओ, इन एनी फ्रैक्शन वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो मैंने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला 7 तो कट गया, नीचे 7 आ गया। एक ही बात है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी 7 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 7 तो कट गया, डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड कर दिया, ये इधर आ गया। समझ गए? ऐसा तो आप कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी समय कर सकते हो, कर सकते हो ना? ठीक है, तो अब मैं इसको देखो नेक्स्ट स्टेप में इसकी उस फॉर्म में लेके जा रहा हूँ जिसमें मुझे चाहिए होती है। x-1, ये -1 3 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स -3, ओ सॉरी, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ये -1 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 7 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इट बिकम्स y-2 डिवाइडेड बाय 2p/7। और इधर तो कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। नाउ कंपेयर इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यू विल गेट योर आंसर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? x-x1 डिवाइडेड बाय a, y-y1 डिवाइडेड बाय b, z-z1 डिवाइडेड बाय c। अब कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से जरा। तो x1 की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू ये, z1 की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू है। यस और नो? ठीक है, तो मैं एक बार वैल्यूज लिख देता हूँ। चलो, x1 की वैल्यू आ गई, बोलो क्या आई? x1 की वैल्यू 1, x2 की, ओ सॉरी, y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू 2, एंड z1 की वैल्यू 3, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 2p/7, 2p/7 राइट, एंड c की वैल्यू 2। हालांकि देखो, इसमें अब मुझे x1 y1 z1 से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। इसमें मुझे x1 y1 z1 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि जब मैंने वैल्यूज लिखी है तो सबकी लिख दी है। बाकी क्वेश्चन में आप एंगल की बात कर रहे हो, तो आपको केवल डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर जो डिनोमिनेटर में फंसे हुए हैं लोग, ठीक है ना, उसी से मतलब है। ठीक है ना? क्लियर है? समझे क्या? वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन 2p/7। फाइन। चलो, ऐसे कैसे दूसरी इक्वेशन का भी काम तमाम करना है अभी। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, मैं एक बार इधर लिख देता हूँ। 7-7x। देखो, 7-7x में मैं क्या करूं कि x का कोएफिशिएंट +1 आ जाए। बोलो, -7 कॉमन ले लो। यस, तो अगर मैंने -7 यहाँ कॉमन ले लिया, तो बता भी तो अंदर क्या बचा? -7 कॉमन लेने के बाद x-1, आई श्योर? यस, x-1। देखो, वापस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो ना, -7 इंटू एक्स, -7x, -7 इंटू -1 +7, यस, डिवाइडेड बाय 3p। इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है ही नहीं। 6 - z में क्या, -1 कॉमन ले लो, तो इट बिकम्स z-6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। चलो, अब सेम टू सेम काम जैसा हम वहां पे किया वैसे यहाँ पे -7 नीचे आ जाएगा, ये बच जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय 3p, से -7 डिवाइड होगा तो मैं लिख सकता हूँ -3p/7 राइट, इक्वल टू, इसको बदलने की जरूरत पड़ी नहीं थी, और इधर -1 से नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो z-6 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, अब क्योंकि दो लाइंस हैं, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये वाले जो मेरे पास ये है ना, x1 y1 z1, ये मैंने लिख दिया था, मैं कहते इसको हटा ही देता हूँ, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जब एंगल की बात हो रही है तो इससे मुझे मतलब ही नहीं है, आपकी हाल फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, और ये जो मेरे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायरेक्शन वेक्टर थे, इसको मैं हाल फिलहाल a1 b1
C1 से डिनोट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज किसकी आई है, A1 B1 C1 की। सिमिलरली अब यहाँ पे कंपेयर करो वापस इसको उसी इक्वेशन से, बस उसमें नीचे A2 B2 C2 हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल गेट वैल्यूज ऑफ A2, बोलो A2 की वैल्यू -3p/7, B2 की वैल्यू 1 एंड C2 की वैल्यू। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ तक कोई डाउट है। देखो बहुत बढ़िया चीज सीखी है आपने, एंगल्स का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो सब हटा दो, लेकिन आपने एक इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझे। स्टैंडर्ड फॉर्म में x-x1 है, x1 - x नहीं है, या x1 - 3x नहीं है, x का कोएफिशिएंट +1 ही है, वो किसी भी फॉर्म में दे दे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। ऐसा प्लेन में की इक्वेशन में भी करना पड़ेगा, तो ये चीज यहाँ सीख गए ना तो वहां पे बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो अब अपने को क्या है भाई, दोनों जो ये लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, राइट एंगल्स पे इंक्लाइंड हैं। दैट मींस मान लो ये लाइन 1 थी मेरी, ये मेरी लाइन L1 थी, और ये मेरी लाइन L2 है, एंड बोथ ऑफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ ऑफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा ही गिवन है आपको। if two lines are perpendicular, then the product of then the sum of product of their direction ratios of their direction vectors is equal to 0, that is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। मैं एक लाइन लिखता हूँ प्यारी सी यहाँ पे, और उससे सारा खेल खत्म हो जाएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 क्या था, -3 मल्टीप्लाइड बाय a2 क्या था, -3p डिवाइडेड बाय 7, प्लस b1 क्या था 2p/7, इंटू b2 क्या था 1, प्लस c1 क्या था 2, इंटू c2 क्या था -5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो -3 इंटू 3p/7 विल बिकम व्हाट, 9p/7, 9p/7, 2p/7 इंटू 1 2p/7, और 2 इंटू -5 बिकम्स -10। ठीक है जी, इक्वल टू 0। तो ये -10 को उधर भेज दूं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो -10 है, नेक्स्ट स्टेप में -10 जो है उधर चला जाएगा, मैं सीधे इधर ही लिख देता हूँ इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। तो यहां से p की वैल्यू, ये 9p+2p क्या हो जाता है 11p/7 की वैल्यू 10। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ऑफ कोर्स p की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज 70/11। प्लीज मैच द आंसर। सेवेंटी बाय 11 is the final answer. Please match the answer. अब देखो गेम खेल सकता है ना, आप तो भाई साहब राइट एंगल वाले क्वेश्चन छोड़ के चले जाते, क्यों, एंगल कट गया। वो कहेगा कि मैंने कहा आपसे एंगल निकलवाया, मैंने कहा दो लाइंस के बीच का एंगल निकल, मैं तो पी की वैल्यू निकलवाई है। अब पी की वैल्यू निकलवाना कटा थोड़ी ना, तो कभी भी आपको घुमा सकता है। तो मैं कहूंगा कि अब तो एग्जाम्स भी आगे खिसक गए, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क। एक वर्ड छोड़ो, एक अक्षर नहीं छोड़ के जाना है एनसीईआरटी से, उसके माया जाल में फंसना ही नहीं है ना, एकलव्य बन के बाहर आना है। हालांकि एकलव्य निकला नहीं था बाहर। हाँ सॉरी सॉरी, आई एम वेरी बैड एट हिस्ट्री। ओके, अभी मन थे हो तो हाँ। चलो, हमारे तो लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना, हम तो मैथ्स में डूबे हुए थे, तो हमको पता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, क्या, अरे रात को भाई, रात का स्केड्यूल हमारे 9-10 बजते हैं, वैसे ही नॉर्मल स्केड्यूल में, चाहे से रामायण हो चाहे से, और लॉकडाउन में सबकी छुट्टियां लगी थी, बैंक वालों की कोई छुट्टी नहीं थी, ये भी पता है ना। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। अब इसको तो यूं ही खत्म कर दो ओरली, अभी भी वापस पूरा डिटेल में समझाने की जरूरत थोड़ी ना। सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन आ गया, देखो उसने क्या कहा, दोनों राइट एंगल्स पे हैं, इधर कह रहा है परपेंडिकुलर है, तो क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, मजाक कर रहा है। चलो देखो, देखो
वो हमारे साथ मजाक कर रहा है, हम उसके साथ कर देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर जो न्यूमरेटर जिस फोर्स टाइप का होता है वैसा ही क्या, यस वैसा ही है, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या चेक करना है, एक्स वाई जेड ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं उसके कोएफिशिएंट +1 +1 +1 है क्या हर जगह है। देखो x-5 में x का कोएफिशिएंट 1, y+2 में y का कोएफिशिएंट 1, z में ऑब्वियसली z का कोएफिशिएंट 1, x y z सिंपली रखे हुए हैं तो कोएफिशिएंट 1 1 1। अच्छा एक चीज और बताऊं, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो 0 0 0 है, दैट मीन्स दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है ना, एक्स वाई जेड सिंपली आ जाए, दैट मीन्स दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा बातें समझते चला करो। चलते हैं आगे। अब यू आर ओनली कंसर्न्ड विथ व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, सिंपली 7 × 1, ये A1, देखो ये A1, ये B1, ये C1, A2, B2, C2। ठीक है, A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 करके देखो। A1 है 7 × 1, B1 है -5 × 2, 1 × 3, 7 1 जा 7, -5 2 जा -10 प्लस 3, 7 + 3 10 -10 = 0। And if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0, then suppose that this was line L1 and this was line L2, hence we can prove that the line L1 is what, perpendicular to line L2, proved। क्वेश्चन था क्या, मजाक था? हाँ, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जब कर लिया हायर लेवल का, इस क्वेश्चन में कुछ ही नहीं। ये पहले देना चाहिए था उसको, ये क्वेश्चन 11th 12th होना चाहिए था और वो 12th वाला 13th होना चाहिए था। लेवल गिरा रहा है खुद का। चलो चले आगे। सो कॉन्सेप्ट खत्म। यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर हो गए। अब हमारे दो टॉपिक्स बचे हुए थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। उन दोनों पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चंस, 14 15 16 17। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। अब ये दो लाइंस है हमारे पास, बस ये पहचानो कि ये दो लाइंस कैसे है। ये दो लाइंस है हमारे पास, स्ट्रेट लाइंस। हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में छोटी से छोटी दूरी निकालना है। अब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, अगर आपने लास्ट का पार्ट देखा हो तो उस वीडियो में, कि सबसे पहला काम तो आपको ये पहचानना है कि लाइंस स्क्यू है या पैरेलल है। वो थोड़ा ना कहेगा, वो थोड़ा ना बताएगा कि भैया स्क्यू लाइन से स्क्यू लाइन का फॉर्मूला लगा, या वो थोड़ा ना कहेगा कि भैया लाइंस पैरेलल है, इस पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बता। तो देखा था वो वीडियो लास्ट का, तो कैसे पता चलता है कि लाइंस स्क्यू है कि पैरेलल है? आपको इसके डायरेक्शन वेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये सेम दिख जाए या प्रोपोर्शनल भी दिख जाए, दैट मींस उनका डायरेक्शन सेम है। सेम है तो वो लाइंस पैरेलल है, मतलब उनका डायरेक्शन वेक्टर सेम है और वो कोप्लेनर है। क्या है वो? कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तभी तो उनका डायरेक्शन वेक्टर सेम है, तो हम उसको पैरेलल लाइंस मानेंगे। क्या मानेंगे? एंड इफ दे आर नॉट इक्वल एज वेल एज नॉट प्रोपोर्शनल, देन डायरेक्शन अलग अलग है, वो डिफरेंट प्लेन्स की लाइंस हैं, दैट मींस दे आर स्क्यू लाइन। समझिए? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं इसका देखूं 1/2 -1/1 1/1, कहीं से भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं दिख रही है, या फिर इसमें से कुछ कॉमन लेके वो वाली फॉर्म नहीं बनाई जा सकती। ऐसा नहीं कि इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ऊपर वो वैसा वाला जो वेक्टर है बन जाए, वैसा भी नहीं बन रहा है, दैट मींस दीज आर स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगाना है अपने को, और अपने को सब कुछ पहले तो नोट डाउन करना है। क्या नोट डाउन करना है? देखो, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1, राइट? ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और दूसरी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2। फाइन। तो सबसे पहले वेक्टर A1, वेक्टर B1, वेक्टर A2 एंड वेक्टर B2 पता करना है। तो पता हो ही गया है। वेक्टर A1 क्या है? ये भाई। वेक्टर B1 क्या है? ये भाई। वेक्टर A2 ये, और वेक्टर B2 ये। लिखने आपको तो लिखना है एग्जाम में कि बाय कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट वेक्टर A1 इक्वल टू दिस, वेक्टर B1 इक्वल टू दिस, वेक्टर A2 इक्वल टू दिस, वेक्टर B2 इक्वल टू दिस। लिख लोगे? अब अपन चलते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि दीज आर स्क्यू लाइंस, दीज आर स्क्यू लाइंस। एक बात लिखूंगा, हेयर वेक्टर B1 is not equal to
वेक्टर b2। सो अगर मैं इसको लाइन L1 मान लूं, ये लाइन L1 की इक्वेशन है, लाइन L2 की इक्वेशन है। सो लाइन्स L1 एंड L2 आर आर स्क्यू लाइन्स। ये लाइन, ये क्लियर कट आप लिख के आना ना। नाउ shortest distance between two skew lines is given by, formula लिख दो, shortest distance between two skew lines is given by। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें होती है, वो एक अलग बात है, बाकी फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोलो याद है किसी को फॉर्मूला? उसको डी से डिनोट कराते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 हमेशा होगा, चाहे से पैरेलल हो चाहे से स्क्यू हो, ठीक है। अब स्क्यू में क्या होते हैं, दो दो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, तो दोनों डायरेक्शन वेक्टर्स का होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक बार हो गया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो वहां हो गया। अब पैरेलल में क्या है कि एक ही है, तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो पाता ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट की जगह हो जाता है, मतलब एक बार तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दोनों फॉर्मूलाज में, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 divided by what, magnitude of vector B1 cross B2, ठीक है। to make it a positive value we put a modulus sign on the numerator part, क्योंकि डिनोमिनेटर तो वैसे भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो केवल न्यूमरेटर को आप मॉडुलस में पैक कर दो, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या मिलेगी, हर हाल में पॉजिटिव। तो ये तो फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने को चीजों को पता करना है, करें। यहां तक हो गया नोट डाउन? हाँ करो एक बार, मैं इसको डिलीट करूं। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, बढ़िया प्यार से लिख लिया, उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जैसे A2 माइनस A1 है, जैसे कि B1 क्रॉस B2 है, जैसे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये तीन ही तो कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेटली अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, बड़े आराम से अलग अलग, ठीक है ना। जैसे मान लो कि सब्जी बनानी है, अब सब्जी बनानी है तो उसमें प्याज भी डालना है, उसमें टमाटर भी डालना है, उसमें आलू भी डालना है, तो अब थोड़ी ना एकदम से सब्जी बन जाएगी, उसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, पहले प्याज काटने पड़ेंगे, फिर टमाटर तैयार करना पड़ेगा, फिर आलू काटने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स तैयार हो गए, फिर उसको डालेंगे उस फॉर्मूला में। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये तो है प्याज, ये है आलू, ये है टमाटर, पहले तीनों को अलग अलग चॉप करो, जो भी है। क्यों, आलू में प्याज नहीं डल सकता? आलू प्याज ऐसे कोई बात सब्जी बनती हो, आई डोंट नो। ओके चलो, डिलीट करूं, कर दूं डिलीट। चलो अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपोनेंट तो सबसे छोटा और सबसे आसान है, वेक्टर A2 माइनस ए, उसको सबसे पहले निकाल के खत्म करो, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो वेक्टर A2 क्या है, इट इज 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, माइनस वेक्टर A1 क्या है, i कैप, दिख रहा है ना क्वेश्चन के अंदर से। और वैसे आपको जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको अलग से लिखना है कि साहब ये रहा हमारा वेक्टर A1, ये रहा हमारा वेक्टर A2, ठीक है। 2 - 1 यानी कि सिंगल आई कैप, माइनस j -2, -1 - 2 यानी कि -3j कैप, राइट, एंड -2k कैप। चलो जी, ये हो गया इतना, ठीक है, क्लियर है यहां तक, -a -3j -2k कैप। चलो जी, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 एंड B2, इसको यहां सॉल्व करते हैं। B1 क्रॉस B2, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है सबको, ij के ऊपर डिटर्मिनेंट निकालते हैं एक्चुअली हम क्रॉस प्रोडक्ट में, और क्या निकालते हैं, ij के ऊपर। अब इसके कंपोनेंट्स देखो, B1 के कंपोनेंट्स 1 -1 +1, B2 के 2 1 2, फाइन। चलो तो आई कैप के कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ये गया ये गया, -1 -2, -1 × 2 -2, -1 × 1 1, फिर यहाँ पे माइनस जे कैप लगा देता हूँ, और ये गया 1 2 जा 2, -2 1 जा 2, प्लस के कैप 1 × 1 1, -2 × -1 -2, ठीक है जी, 1 × 1 1, 2 × -1 -2,
1 इंटू -2 और एक माइनस ऑलरेडी आएगा ना फॉर्मूला में, तो +2 जाएगा। सही किया है ना, चेक करते रहना आप। -2 -1 -3 आई कैप, ये हो जाएगा 2 -2, ये तो कट गया, 0 जे कैप और +3 के कैप। कोई के सर माइनस ये था ना, -0 जे कैप लगाओ। डज इट मेक एनी डिफरेंस कि अगर मैं -0 जे कैप बनाऊं, +0 आ जाए तो प्लस ही लगा दिया करो, इजी चीजें दिखाई देती है। -0 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज दिखाई देती है, ठीक है ना। ओके, अब तीसरा कंपोनेंट आलू प्याज और टमाटर। टमाटर क्या था इसका मैग्नीट्यूड। सब्जी बड़ी खतरनाक बनेगी हमारी। ओके, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड पहले आ ही नहीं सकता, पहले तो इसी को निकालना पड़ेगा। कोई कहे सर पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, नहीं निकाल ले, कैसे निकालेगा? पहले तो आपको P1 क्रॉस P2 निकालना पड़ेगा, तो उसी का तो मैग्नीट्यूड है। तो इसी के तो कंपोनेंट्स लेगा, -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का सम का रूट। इट विल बी 9 + 0 + 0 यानी कि √18 विच इज इक्वल टू 3√2। सही है क्या? 9 2 18 सही है, 3√2 यूनिट्स। ये आ गया साहब इसका मैग्नीट्यूड। चलो अब डाल दें सब्जी के अंदर तीनों चीजें अलग अलग। ओके, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, सो डी इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या था, A2 - A1, A2 - A1। A2 क्या है, ये रहा आई कैप -3j कैप -2k कैप, ये तो था A2 - A1। डॉट प्रोडक्ट करना होता है B1 क्रॉस B2 से। B1 क्रॉस B2 क्या आया हमारा, -3 आई कैप +0j कैप +3k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसके भी मॉडुलस लगा दो, डॉट प्रोडक्ट के इर्द गिर्द क्या लगा दो, मॉडुलस। और मैग्नीट्यूड ऑफ नीचे वाला वेक्टर क्या है, आया हमारा 3√2। चलो ऊपर सॉल्व करो, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम, तो 1 × -3 -3, -3 × 0 0, -2 × 3 -6, -2 × 3 -6, मॉडुलस लगेगा डिवाइडेड बाय 3√2। तो -3 -6 -9 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 3√2, मॉडुलस हटाओ तो माइनस गया, 9 डिवाइडेड बाय 3√2, 3 से 1, 3 से डिवाइड हो गया, 3/√2। और अगर रैशनलाइज करें तो 3√2/2। आंसर यूनिट्स लगा देना, डिस्टेंस है ना, मैच करो आंसर। तो अलग अलग ये कंपोनेंट्स तैयार करने का फायदा होता है, हमेशा दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है आप ट्राई कर लेना, स्पीड ज्यादा बैठती है। कई बच्चे सर एक बार में फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फॉर्मूला में घुसट फुसट कर देता हूँ सब। हाँ, तो उससे क्या होगा, स्पीड ऑब्वियसली नहीं बैठेगी, और प्लस गलती करने के चांसेस ज्यादा हो गए, क्योंकि एक ही जगह बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, समझ रहे हो। तो हमेशा इस फॉर्मूला, जो लेंदी फॉर्मूला हो जाए ना, छोटे मोटे फॉर्मूला में कर सकते हो हम, जो लेंदी फॉर्मूला हो जाए उसके कंपोनेंट्स तैयार करो, उस फॉर्मूला के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं उनको अलग अलग तैयार करो, फिर फाइनली उसको फॉर्मूला में पुटअप करो। मैच कर दो ना आंसर एक बार। तो रैशनलाइज फॉर्म में है या नॉन रैशनलाइज, 3√2/2। ओके यूनिट्स, ओके ठीक है। हाँ, कार्टेशियन फॉर्म, उसने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोली है, उसने क्या कही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ी ना होती है, लाइंस होती हैं वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन होती है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। हमको दोनों से, दोनों फॉर्मूला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए। अब अगर उसने लाइंस दे दी वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लगा दिया अभी मैंने। अगर उसने लाइंस दे दी कार्टेशियन फॉर्म में, तो मैं कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लगा दूंगा। और इन केस भूल गए कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन दी हुई है उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में, और फिर वापस वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे कि नेक्स्ट उसने दे दी कार्टेशियन फॉर्म, अगला क्वेश्चन, हाँ आंसर तो यही आता बिल्कुल। नहीं, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लगाना भूल गए हम, याद मेमोराइज नहीं कर पाए, तो उस कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं ना, एनी टाइम एनीवेयर। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 15, find the shortest distance between the lines. Okay, now the equation is given in its Cartesian form. तो कार्टेशियन फॉर्म से पहले पहचानो, अब अपन कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला ही लगवाऊंगा, अब एक एक क्वेश्चन तो कार्टेशियन फॉर्म के फॉर्मूला से भी करवा रहा हूं मैं ना, बट इन केस भूल जाओ तो है वो, है ना, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करें। तो जैसे आपने वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन से पहचाना कि ये स्क्यू लाइंस है कि पैरेलल लाइंस है, वैसे कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन से भी पहचानो कि आर दे स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस, पहचानो।
उसमें कहां से पहचाना था, इनके डायरेक्शन वेक्टर्स यानी इधर इधर से पहचाना था। तो ये डायरेक्शन वेक्टर्स अभी कार्टेशियन फॉर्म में कहाँ है, ये नीचे हैं, तो नीचे से पहचानो कि आर दे स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो स्क्यू 7 - 6 1 1 - 2, ना तो ये दोनों बराबर है ना ही प्रोपोर्शनल है, दैट मींस दे आर स्क्यू लाइंस। तो फॉर्मूला भी स्क्यू लाइंस का ही लगेगा, लगेगा। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक पहली लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं यहाँ पे, x - x1 डिवाइडेड बाय a1 इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय b1 इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाय c1। दूसरी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, x - x2 डिवाइडेड बाय a2, y - y2 डिवाइडेड बाय b2 एंड z - z2 डिवाइडेड बाय c2। तो कंपेयर करेंगे तो x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 एंड a2 b2 c2 की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में तो आपको कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो बताओ x1 y1 z1 की वैल्यूज और a1 b1 c1 की वैल्यूज। ठीक है, एंड इधर आ जाओ x2 y2 z2 की वैल्यूज। ठीक है, और साथ में a2 b2 c2 के लिए। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म थोड़ी रिस्की है लाइन की, याद रखना ऊपर चेक करना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 1 तो नहीं है ना, दोनों में है ना, तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो पहले बनाने पड़ेंगे। अच्छा, आप ये लाइंस स्क्यू है या नहीं है या पैरेलल है, इसका डिसीजन भी बाद में लेंगे, पहले ऊपर एक्स वाई जेड को +1 +1 +1 बनाएंगे। सपोज करो कि ऊपर से जब वो मान लो -1 है उसको +1 बनाएंगे तो नीचे का भी कुछ बदलेगा, रेशियो बदलेंगे। सपोज करो आपने पहले तो डिसीजन ले लिया कि दे आर स्क्यू लाइंस, फिर आपकी नजर ऊपर गई यार एक्स वाई जेड अपनी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपने कन्वर्ट किया, उसके बाद वो पैरेलल लाइंस बन जाए तो डिसीजन भी बाद में लेना है, फॉर्मूला भी बाद में लगाना है, आपका टाइम वेस्ट होगा, पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली मैं कहूँ तो मुझे कार्टेशियन फॉर्म पसंद नहीं है, मुझे वेक्टर फॉर्म ही पसंद है, वो काम भी कम करवाती हैं और याद भी अच्छे से रहती हैं। कार्टेशियन फॉर्म की जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भी लेंदी होते हैं और रिस्की भी हैं, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव है कि क्या है कैसा है। ठीक है ना, ओके। तो x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, x1 बोलो, उसने बोला 1 -1 x -x1, तो x1 को 1 नहीं मान सकते, इसको क्या लिखोगे x -1। ठीक है, अब y1 बोलो -1, z1 बोलो, a1 बोलो, अरे इधर पहली इक्वेशन चल रही है, a1 7 b1 -6 c1 1। अब चलो दूसरी इक्वेशन में x2 बोलो +3 y2 बोलो +5 z2 बोलो 7 a2 b2 c2 नीचे वाले 1 -2 1। इजी, ये 12 एलिमेंट्स अगर अपन ने निकाल लिए तो अब अपने को कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। याद है किसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला? नहीं है, याद करना भी नहीं चाहता कोई इसको, है ना, इतना बड़ा है। ठीक है, तो आपको याद करवा देते हैं। देखो यहाँ पे नीचे स्पेस भी नहीं है, ऊपर लिखता हूं, देखो फॉर्मूला ये था d इक्वल टू, ऊपर एक बड़ा सारा डिटर्मिनेंट था ना जिसमें लिखा हुआ था x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तो था डिटर्मिनेंट। डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, नीचे था आपके a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड था ना दोनों का, एक मिनट रुको, एक मिनट, नीचे क्या था इसका मैग्नीट्यूड, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड था ना, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, डिटर्मिनेंट के जो कंपोनेंट्स होंगे b1 c2 ऐसे था, b1 c2 माइनस b2 c1 कैसे भी लिख लो, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस, अब इधर इधर देखो
तो वैसे तो A1C2 होना चाहिए, लेकिन प्लस लगा दिया ना यहाँ पे, इधर माइनस होता है वैसे प्रैक्टिकली, तो माइनस होता है तो क्या होता है A1C2 माइनस A2C1, लेकिन क्योंकि प्लस लगा दिया तो पहले C1A2 माइनस A1C2, ठीक है, प्लस और फिर लास्ट वाले में A1B2 इसका स्क्वायर A1B2 माइनस A2B1। ऑब्वियसली कभी भी ये फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, और अगर याद कर भी लिया किसी ने गुस्से में आके, मतलब जिद पकड़ के अगर किसी ने याद कर भी लिया, तो आई एम 100% श्योर कि वो उसको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाएगा, ठीक है ना। पहले मुझे भी था, जब मैं पढ़ता था मुझे भी था कि नहीं मैं तो याद ही करके जाऊंगा, कौन कन्वर्ट करने बैठेगा। तो मैंने जिद पकड़ के, मेरे टीचर ने भी मुझे ये सजेस्ट किया कि मत करना याद, मैं तो जिद पकड़ के बैठ गया कि नहीं मुझे याद करना है, याद कर लिया। याद करने के बाद फिर मैं भूल गया, तो मुझे लगा मुझ में कमी है, मैं क्यों भूल रहा हूँ, मुझे मेमोराइज नहीं हो पा रहा है। मैंने ऐसे बैठे बैठे मेरे टीचर से पूछा सर आपको याद है क्या, बोला कि मुझे भी याद नहीं हुआ। फिर मैंने मान लिया कि मुझ में कमी नहीं है, फॉर्मूला में कमी है, वो किसी को भी याद नहीं होता। हाँ, वो किसी को भी याद नहीं होता, तो फिर मैंने मान लिया कि मैं याद नहीं करूंगा। हालांकि फॉर्मूला कभी भी बना सकता हूँ, कोई मुझे कहे ना कि बना के बताओ, तो मैं ऐसे लिखते लिखते फॉर्मूला बना दूंगा जैसे बनाया ना अभी, बट कोई कहे एक ही फ्लो में बोल के बताओ तो नहीं बोल सकते। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसके अंदर ये 6 एलिमेंट्स पुटअप करो, 12 एलिमेंट्स पुटअप करो एंड यू विल गेट योर आंसर। चलो पुटअप करो एज इट इज पुटअप कर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो चलो इससे भी करें अपन, फिर चाहे से अपन एग्जाम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लें, वो एक अलग बात है। वैल्यूज पुटअप करो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 सब पुटअप करो। अच्छा एक चीज और, इस पूरे के इर्द गिर्द मॉडुलस लगेगा कहाँ, देखो ऐसे, क्योंकि वो तो डिटर्मिनेंट के डंडे हैं, डिटर्मिनेंट तो नेगेटिव ही आता है नहीं आता है, तो इसलिए टोटल मॉडुलस लगेगा। या फिर चलो डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो चाहे से इधर लगा दो, कलर चेंज करके लगा देता हूँ ताकि फॉर्मूला अच्छे समझ में आए। ये तो है हमारे मॉडुलस के डंडे, अंदर वाले हैं हमारे डिटर्मिनेंट के डंडे, और नीचे वाला तो वैसे ही पॉजिटिव आना ही है। वैल्यूज पुटअप करो, आंसर लाओ। आपने ये 12 वैल्यूज नोट कर लिया आपके नोटबुक में? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप मेरे को बताते जाओ क्या क्या वैल्यूज, फिर पुटअप करते हैं। फॉर्मूला ही पसंद नहीं आया, और देखो पैरेलल लाइंस में तो एनसीईआरटी में बना के ही नहीं दिया फॉर्मूला, बोला कि यार वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। हमने भी कहाँ लिखा पैरेलल लाइंस में कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला, अरे एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, वो भी बोर हो गया ऐसा। हाँ, उसने कहा वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेना, उन्हें भी अरे बना ही नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि आप हर फॉर्मूला बना थोड़ा ना सकते हो, अजीब सा बना हो मान लो ऐसा फॉर्मूला, उसको कैसे डिनोट लिखे कैसे, तो फिर लिखना ही नहीं है। ओके चलिए, x2 माइनस x1, मुझे बताओ x2 x1 क्या क्या थे? 3 माइनस x1 माइनस 1, ओके। y2 माइनस y1 बोल दो, 5 माइनस 1, ओके। z2 माइनस z1 बोलना, 7 माइनस माइनस 1। मैं हैंड टू हैंड डिसीज टाइमिंग क्योंकि स्पेस की कमी रहेगी, सॉल्व करके दे देता हूँ। 3 माइनस माइनस 1 4, ठीक है। 5 माइनस माइनस 1 6 and 7 minus minus 1 8, it is 8 4 6 8, ठीक है। A1 B1 C1 एज इट इज नोट करने बताओ, 7 माइनस 6 1, नीचे आ जाओ A2 B2 C2 1 माइनस 2 1, इसका डिटर्मिनेंट और उस डिटर्मिनेंट का फिर मॉडुलस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आ जाओ नीचे B1 C2 यानी कि माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 माइनस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 होता है तो प्लस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस C1A2 यानी कि 1 इंटू 1 1 माइनस 7 1 जा 7, इसका भी स्क्वायर प्लस फिर 7 इंटू माइनस 2 माइनस का 14 है, माइनस माइनस 6 इंटू 1 प्लस 6 का भी स्क्वायर, उन सबका सम करके रूट करना। ठीक है, अब एक बार इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग, इतना हो गया होगा आपका। देखो अब जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो जैसे 4 इंटू ये चीज करोगे तो ये चीज की वैल्यू ये चीज है ना कि नहीं है,
तो आप डबल डबल मेहनत मत करना। कहने का मतलब इसको तो आप नीचे सॉल्व कर ही रहे हो ना। जैसे -6 + 2 क्या होता है -4, तो -4 × 4 लिख दूं सीधा ही ऊपर, बोलो -6 × 4 लिख देता हूं। तो -6 × 4 क्या हो गया, -24। ठीक है, प्लस 1 - 7 तो आप कर ही रहे हो। हाँ बोलो क्या गलती है ना, -4 × 4 16, ओके -6 कर दिया मैंने। -4 × 4 -16, ठीक है। प्लस अब देखो 1 - 7 तो नीचे किया ही होगा आपने, तो -6 आ ही गया होगा। -6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -36, ओके। और -14 + 6 नीचे किया ही होगा, तो ये आया होगा -8। -8 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो -64, और इसका मॉडुलस लगा देना। नीचे इसको सॉल्व कर दो तो -6 + 2 यानी कि -4, -4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 1 - 7 -6, -6 का स्क्वायर होता है 36, एंड -4 + 6 इज -8, -8 का स्क्वायर होता है 64 का रूट। इसको सॉल्व करते हैं तो 36 + 64, 64 + 16 पहले कर दो 80, 80 और 36 हो जाएंगे 116, मॉडुलस -116 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है वही, अरे सेम सेम है, सेम है, नीचे भी 116, 64 80 80 36 116, तो 116 बाई 116, 1 यूनिट आंसर आ रहा है क्या पीछे? अरे हाँ, ये 116 तो रूट में आएगा ना, ठीक है। तो 116 बाई √116 हो जाएगा, समझे? 116 बाय √116 क्या हो जाएगा, √116 ऊपर बच जाएगा, और √116 को सॉल्व कर दो, √116 को फैक्टराइज करो, 2 से काटोगे तो ये बचेगा 58, फिर 2 से काटोगे तो 20, 2√29 आ रहा है ना। हाँ, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 2 × 29 विच विल गिव मी 2√29 यूनिट। नीचे वाला तो रूट में था, राजा ने पकड़ ली बात, नहीं तो हम तो 116 को 116 से उड़ा रहे थे। तो ये था साहब कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, वेक्टर फॉर्म का तो याद है ही। इसमें आई विल से की गलती होने के चांसेस ज्यादा है, इसमें आखिरी में 2√29 आंसर भी लिया होगे ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलेगा कि सही है कि गलत है, खुद को पता नहीं होगा, क्योंकि सारे नंबर 12 नंबर से एक साथ लिखना यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है, एक ही जगह पे 12 नंबर से एक फॉर्मूले में पुटअप करना, खुद को ही लगता है कि यार 12 में से एक आध तो गलत पुट किया ही होगा। नोट करने में गलती हो जाती है, सॉल्व करना तो दूर की बात है, 12 नंबर पिक करके नोट करते हैं ना, यहाँ से उठाया यहाँ डाला यहाँ से उठाया, उसी में गलती हो जाती है, और घर पे बैठ के ही हो रही है तो एग्जाम में तो अलग ही प्रेशर होता है। तो आई विल नॉट सजेस्ट टू यूज दिस फॉर्मूला, आप सीधे सीधे कन्वर्ट कर लेना वेक्टर फॉर्म में, 2 मिनट ज्यादा लग जाएगी लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गई आपकी स्क्यू लाइंस, ये तो हो गई आपकी स्क्यू लाइंस, अब क्या है पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिस। देखो मैं पहले पहचानता हूं ना कि ये वेक्टर पैरेलल लाइंस है भी या नहीं है, तो देखो इधर है आई, इधर है 2i, तो 1/2, अरे ये भी स्क्यू लाइंस ही है, ये भी स्क्यू लाइंस ही दे दी इसने, तो ये 1 है ये 2 है, ये -3/3 1 आ रहा है 2/1, तो ये भी स्क्यू लाइंस ही देती। चलो उसको तो स्क्यू लाइंस के फॉर्म और वेक्टर इक्वेशन ही दी हुई है, फटाफट से बताओ a2 - a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर, अब इसको ओरली यूं ही सॉल्व करेंगे, स्पीड बनाओ, बोलो a2 - a1, 4 - 1 3i कैप, ठीक है, 5 - 2 3j कैप, और 6 - 3, अरे 6 - 3 3 होगा, 6 - 3 3k कैप। चलो भाई b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, आलू तैयार है, प्याज की तैयारी, आई कैप, जे कैप, के कैप, नोट करो 1 -3 2 2 3 1। कई बच्चे तो ये डंडे वंडे भी नहीं खींचते, यहीं शुरू हो जाते हैं दिस 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 ऐसे करके। हाँ, ये भी तो डिटरमिनेंट फॉर्म में एक तरीके से अरेंज है, टेढ़ा अरेंज है ना, 3 × 1 माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, ओके। चलो जी, तो आई कैप मल्टीप्लाइड बाय -3 × 1 -3,
और 3 2 जा 6, तो -3 -6 -9 आई कैप लिख दूं सिंपली, -9 आई कैप। ठीक है, अब देखो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, ये गया ये गया, 1 1 जा 1 और -4, 1 -4 -3 और एक माइनस ऑलरेडी है, +3 जे कैप। के कैप की बात करते हैं, तो 1 3 जा 3 और 2 इंटू -3 -6, 3 और एक माइनस और लगेगा ना, 3 -6 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9, 9 के कैप। देखो ओरली सॉल्व हो गया। अब चलो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, हाँ तो -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 एंड 9 90, 90 एंड 8 171, 171 को फैक्टराइज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 3√3 से कितनी बार जाएगा ये जाएगा 3 5 जा 15, 57, 57 इंटू 3 अगेन 3 से, अगेन 3 से जाएगा ये 19, 19 6 जा 19 6 जा 171 होता है ना, होता है नहीं होता है, 57 20 देखो 99 19 जा होता है, तो 9 बार आया 3√19, 3√19 फाइन। चलिए अब क्या करना है, इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करवाना है, डी लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला के अंदर क्या करता हूं, इसको उसके डॉट प्रोडक्ट यानी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट इस वाले से, क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर से, -9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ मॉडुलस साइन ऑन द न्यूमरेटर पार्ट। या तो न्यूमरेटर में लगा देना या पूरे फॉर्मूले में लगा देना, या तो पूरे फॉर्मूले में लगा देना या फिर न्यूमरेटर में लगा देना। डिवाइडेड बाय, नीचे तो वैसे भी क्लियर है आंसर, लिख दो 3√19। चलो जी, 3 इंटू -9 माइनस का 27। अच्छा कई बच्चे ये गलती करते हैं, आप ना करें, देखो कैसी गलती। सर 3 इंटू -9 क्या होता है, नहीं नहीं उतनी तो नहीं करता कोई भी, उतनी उस लेवल की नहीं करता होगा। 3 इंटू -9 क्या होता है सर, -27। अरे सर ने मॉडुलस लगाया, प्लस कर देता हूँ, एलिमेंट टू एलिमेंट प्लस नहीं करना है आपको, जोड़ के फाइनली प्लस करना है, समझे। इधर तो -27 ही लिखना है एक बार के लिए, ठीक है, -27। 3 इंटू 3 +9 और 3 इंटू -9 प्लस का 27, तो ये तो कट गया, 9 ही बचा, 9 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉडुलस भी मतलब जैसे 3√19, तो 3 से 3 टाइम कट जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय √19 और रेशनलाइज कर दें तो 3√19/19। मैच करो आंसर, उसी फॉर्म में, उसको नहीं किया, हाँ नहीं कभी कर देता है कभी नहीं करता है, ठीक है क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब ये तो होपफुली पैरेलल देगा, हाँ ये तो उसने दी है क्या पैरेलल, अच्छा ये तो उसने इस फॉर्म में दी है कि पहचानने में ही नहीं आ रही है, तो उसको अपने को पहले कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो कनिष्का ने कहा था ना सर इन दोनों को आगे सॉल्व नहीं करते क्या, कनिष्का ने या किसी ने क्वेश्चन किया था एक बार, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी में इसके आई कैप इसके आई कैप को आपस में सॉल्व करके नहीं लिखते क्या। तो देखो इसने सॉल्व करके दी है, लिखा है, आपको पसंद आ रही है क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं इसको पहले जैसे अपन नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 इंटू आई कैप माइनस टी इंटू आई कैप माइनस टी आई कैप, अलग अलग मल्टीप्लाई करो, टी इंटू जे कैप टी जे कैप, -2 इंटू जे कैप -2 जे कैप, 3 इंटू के कैप 3 के कैप, -2t इंटू के कैप -2t के कैप, फाइन। चलो अब इसमें से आप जो एक के सॉरी टी 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 वाले कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करो और विथआउट टी वाले कंपोनेंट्स अलग करो। तो टी 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 वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों को अलग लिखेंगे, यानी कि लैम्डा की जगह इसने टी यूज किया है, समझ रहे हो ना, टी लैम्डा की जगह इसने टी यूज किया है, तो उसको टी को कॉमन ले लूंगा मैं, बचा क्या आई -2j + 3, ये बचा, तो इसको तो अलग लिख लो, ये आ गया आपका वेक्टर a1, ये आ गया वेक्टर a1 आई कैप
माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है आपका वेक्टर A1। ठीक है, अब इसमें से t को कॉमन ले लेता हूं मैं, प्लस t, क्योंकि वेक्टर A प्लस लैम्डा है, प्लस है उसमें बीच में, राइट, तो आपको प्लस ही लगाना है, बाकी सब नेगेटिव को अंदर वेक्टर में देना है, ठीक है ना। t इंटू माइनस आई कैप, नहीं प्लस है, प्लस टी जे कैप है ना, तो प्लस जे कैप और फिर माइनस 2k, 2t तो गया ना बाहर, t बाहर गया, 2k कैप। तो अब ये दिख रहा है आपको वेक्टर A1 प्लस लेमडा की जगह t है वेक्टर B1, दिख रहा है इस फॉर्म में। तो मुझे बताओ यहां से वेक्टर A1 क्या मिला, यहां लिख देता हूं, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर B1 क्या मिला, माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। चलो ऐसे कैसी सेकेंड इक्वेशन पकड़ो, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। तो वही मल्टीप्लीकेशन पहले सिंपल, तो s इंटू आई कैप वैक्टर आर इक्वल टू s इंटू आई कैप, ये वैक्टर आर इक्वल टू हो गया ना, s s आई कैप प्लस 1 इंटू आई कैप 2s इंटू जे कैप 2s जे कैप एंड माइनस जे कैप माइनस 2s इंटू के कैप माइनस 2s के कैप एंड माइनस 1 इंटू के कैप माइनस के कैप। इसमें से भी वही काम करेंगे कि जो s वाले कंपोनेंट्स को अलग कर देंगे, इसको इसको और इसको, तो ये हो जाता है, बचता क्या है, आई कैप और माइनस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इनको एक ब्रैकेट में पैक कर दो, ये मेरा A2 वेक्टर हो गया। और वहां से क्या कॉमन ले लेंगे, s को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, आई कैप और प्लस 2s, नहीं 2s तो गया बाहर, 2k कैप 2j कैप, मतलब ये 2s तो बाहर गया, 2j कैप और यहां से माइनस 2k कैप, ठीक है, ये आ गया। अब A2 आ गया और B2 आ गया कंपेयर करने से, है ना, वेक्टर A2 एंड वेक्टर B2, ठीक है, तो वेक्टर A2 आ गया आई कैप 2sj कैप था ना मेरे पास, 25 समझा होगा आपने, ऐसे हुआ ना, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप, B2 वेक्टर हो गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप फाइनली, ठीक है। तो ये चार आ गए हमारे पास जिनकी हमको तलाश थी। तो अब पहले तो पहचानो, क्या पहचानना है, कि स्क्यू है कि पैरेलल है, राइट। तो B1 B2 को देखो जरा, हद हो गई, मतलब ये भी स्क्यू, भाई हमने तो गलती नहीं करी, तो पैरेलल वेक्टर का इक्वेशन देगा ही नहीं हमको, ठीक है, तो स्क्यू है, तो चलो फिर करो करो करो, हाँ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ओरली जैसे पहले किया, A2 माइनस A1, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो जीरो आई कैप और माइनस 1 माइनस माइनस 2 यानी माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 यानी प्लस 1 यानी कि प्लस जे कैप और माइनस के माइनस 3 यानी माइनस 4k कैप, ठीक है, क्रॉस में आ जाओ B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, आई जे के अरेंज करो, B1 के हैं -1 +1 -2 और B2 के हैं 1 2 -2, ट्रांसपेरेंट कर देता हूं थोड़ा, इक्वल टू, चलो सॉल्व करो ऑरली। तो 1 इंटू -2 और माइनस लगेगा, 2 इंटू -2 -4, तो +4 हो जाएगा, तो -2 + 4 -2 + 4 +2, तो +2 आई कैप, ठीक है। अब माइनस जे के आगे इसको सॉल्व करो, तो -1 इंटू -2 हो जाता है +2 माइनस -2, तो +2 माइनस -2 यानी +2 +2 +4 और एक माइनस यहाँ लगेगा, तो -4 जे कैप,
ठीक है, चलो के कैप सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 -1 यानी कि -3 के कैप। फाइन, चलो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी कर देता हूं मैं, या फॉर्मूला लगा दो अब तो सीधे। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड रह गया अभी, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ निकालूं, जगह नहीं बची, यहाँ निकाल लो। चलो, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड, तो करो ऑरली सॉल्व। 4 + 16 20 20 + 9 √29 लिख दूं। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला में पुटअप कर देता हूं, ऊपर लिख देता हूं फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, सीधा डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो देखो इसका इससे, तो 2 × 0, ठीक है, प्लस उसके बाद -4 × 1, 2 × 0 -4 × 1, प्लस फिर -3 × -4, और इस पूरे का मॉडुलस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड √29। सॉल्व करो तो 2 × 0 0, फिर -4, फिर +12 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय √29। व्हाट इज 12 - 4? 8 ऑलरेडी पॉजिटिव, मॉडुलस की भी जरूरत नहीं है। 8/√29 इज द आंसर यूनिट्स। 8/√29 यूनिट्स इज द आंसर। चेक करो, सही है। ठीक है, खत्म हो गया एक्सरसाइज। आपको पैरेलल लाइंस वाला क्वेश्चन नहीं मिला, बट डोंट वरी, आपको वंचित नहीं रखेंगे। मिसलेनियस में तो मिल जाएगा, अभी करेंगे। एक क्वेश्चन पैरेलल लाइन वाला भी करो। ये देखो एग्जांपल नंबर लास्ट वाला देखो, 12th एग्जांपल दिख रहा है आपको सबको स्क्रीन पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। अब आप चेक करो इसमें 2 3 6 2 3 6, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। चलो इसमें से कंपेयर करो जल्दी से। वेक्टर a1 क्या आएगा यहाँ से, i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप। वेक्टर a2 क्या आएगा, 3i कैप प्लस 3j कैप -5 k कैप। ठीक है, और वेक्टर b1 b2 नहीं होगा, अब सिंपली वेक्टर b होगा। दोनों के लिए सेम है ना, वो क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अच्छा, किसी जगह पे अगर ये दोनों सेम नहीं है तो सेम बनाना। मान लो ये प्रोपोर्शनल होते, इसका दुगना होता, इसका दुगना होता, इसका दुगना होता, तो इसमें से 2 बाहर लेके इसको 2 3 6 बनाना, क्योंकि वेक्टर तो एक ही लिखना है ना आपको, अलग अलग तो लिखना नहीं है b1 b2, एक ही लिखना है, तो आपको उसको सेम बनाना पड़ेगा। 2 को बाहर लेके 2 म्यू हो जाएगा, वो 2 म्यू को अगले केस में वापस म्यू लिख सकते हो आप, क्योंकि है तो स्केलर ही। समझ गए? ठीक है, चलिए, तो अब आगे का काम इस प्रकार से होगा कि हाँ, चलो फॉर्मूला याद है किसी को, बोलो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी का फॉर्मूला, a2 - a1 तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो किसी ने मना किया ही नहीं है। मतलब डिस्टेंस जहां आ गई वहां पे a2 - a1 तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें डॉट प्रोडक्ट होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, और सीधा बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट, और नीचे इसी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड बिकॉज डिस्टेंस इज व्हाट, पॉजिटिव, तो पुट ए मॉडुलस साइन अराउंड दिस। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब इस सब्जी को बनाने के लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वेक्टर भी बना बनाया है, रेडीमेड लिया है इस बार पनीर हम बाजार से, है ना। और a2 - a1, प्याज तो काटना ही पड़ेगा भाई, a2 - a1, पनीर 2 प्याजा बनाएंगे हम। ठीक है, a2 - a1, 3 - 1 2i कैप, 3 - 2 सिंगल j कैप, -5 -4 यानी -5 + 4 यानी -k कैप। ठीक है, और मैग्नीट्यूड किसका चाहिए था साहब, वेक्टर बी का चाहिए था ना। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 + 9 + 36, तो 36 + 4 40 + 9 49 यानी कि 7 यूनिट्स। अब क्या बचा, अब एक चीज और बची है, क्रॉस प्रोडक्ट भी तो बचा है इसका इससे, मतलब इस वेक्टर का इस वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट बचा है अभी। ठीक है, तो वो कर देते हैं। वेक्टर a2 - a1 वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर b से, और मैंने वीडियो में ये भी बताया था उल्टा भी कर सकते हो, वेक्टर बी का भी इससे कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मॉडुलस आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया,
भैया ये मॉडुलस नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। अभी मैंने मॉडुलस बोला फॉर्मूला में, ये मैग्नीट्यूड है। अगर इसको मैग्नीट्यूड नहीं मानेंगे तो ऊपर तो वेक्टर आ रहा है भाई, वेक्टर इन का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से तो वेक्टर होता है ना, तो ऊपर वेक्टर मिलेगा आपको एक, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। तो वो जो डंडे लिखे हुए हैं ना वो मॉडुलस के नहीं है भाई, वो किसके हैं, मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा डिफरेंट तो है फॉर्मूला, इसलिए एक क्वेश्चन हमेशा करना बनता है हर एक टाइप का। आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो a2 माइनस a1 के लिए 2 1 2 1 माइनस 1, और वेक्टर बी क्या है हमारे पास, ये रहा 2 3 6। इस क्यू में मतलब स्क्यू लाइंस में, स्क्यू लाइंस में वो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी वो क्या हो जाता है, एक स्केलर हो जाता है। स्केलर का थोड़ा ना मैग्नीट्यूड निकालते, तो वहां पे वो मॉडुलस का काम कर रहा है, वहां पे वो क्या कर रहा है, मॉडुलस का काम कर रहा है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का फिर दोबारा से मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉडुलस मैग्नीट्यूड वैसे पॉजिटिव ही निकलना है। ठीक है, अच्छा ये मैग्नीट्यूड है, इधर स्क्रीन पे देखो एक बार, ये मैग्नीट्यूड है, इसीलिए बी क्रॉस a2 माइनस a1 करूं, बी क्रॉस a2 माइनस a1 करूं या a2 माइनस a1 क्रॉस b करूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। क्योंकि a क्रॉस b का और b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, ठीक है ना, a क्रॉस b क्रॉस a सेम नहीं होते हैं, लेकिन उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो इसीलिए ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसलिए फॉर्मूला शायद बुक में जो है उसमें b क्रॉस पहले है, लेकिन हम याद करने के लिए a2 माइनस a1 पहले लिख रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि स्क्यू लाइंस में भी a2 माइनस a1 पहले है, तो चीज याद हो जाए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है अपने को। तो 1 इंटू 6 6, 6 माइनस माइनस 3 कितना हुआ, प्लस का 9 आई कैप, ये माइनस जे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 14, लेकिन एक माइनस बाहर है तो माइनस 14 जे कैप, और फिर के कैप में बताओ 2 3 जा 6 माइनस 2 प्लस 4 के कैप। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16, करना ऐड, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल की 1 9 9 18, 18 और 1 19, 293 का रूट। तो 293 9 और 2 11 और 3 14, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 4 20 नहीं कटेगा, तो रूट 293 लेने देते। चलो अब फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं सारी सामग्री। तो ये ऊपर भी एक मैग्नीट्यूड है हमारे पास, रूट 293 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी है हमारे पास क्या, 7। बस आंसर चेक करो, रूट 293 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, रूट 293 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स इज द आंसर। आप आपके एग्जांपल का आंसर देख लो, रूट 293 डिवाइडेड बाय 7, दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है जी। अभी तो है, अभी तो मेन चीजें अब शुरू होगी, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो 40% चैप्टर हुआ है, 60% बाकी है। जो मेन फॉर्मूलास और मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो प्लेन के ही हैं, और वो एक्सरसाइज ही तो, वो एक्सरसाइज ही तो मेन है। ठीक है, चलो, तो हमारा स्ट्रेट लाइंस मतलब लाइंस इन स्पेस खत्म होता है यहाँ पे, लाइन को स्पेस में कैसे सीखना है वो सब कुछ यहाँ पे खत्म होता है। आई डोंट नो, और मैं सोचता भी नहीं हूँ, होगा जितना होगा, एग्जाम अभी जून में, उस पर फोकस करो, अभी बीच में ही छोटे मोटे एग्जाम से। मैथ्स का 7 जून को, ठीक है ना, ठीक है ना, चलो 7 मई से भी शुरू होंगे तो भी बहुत टाइम है। ठीक है, ये छोटे मोटे टुचे से एग्जाम के लिए अपना रूटीन नहीं तोड़ेंगे, जैसा चल रहा है चलेंगे। आपको अगर छुट्टी चाहिए होगी बीच में तो आप छुट्टी भी दे देंगे, क्योंकि एग्जाम भी लेट होगा। आपको प्री बोर्ड के लिए छुट्टी चाहिए, दे देंगे, कोई प्रॉब्लम, अब टेंशन ही मत लो, ठीक है ना। चलिए, हाँ एक चीज और बच्चों, एक चीज और, एक्सरसाइज हमने कर ली, एग्जाम्पल्स आप करते रहो, इसी एक्सरसाइज के पीछे वाले एग्जाम्पल्स करते रहो, यही कॉन्सेप्ट्स हैं, घर पे बैठ के करते रहो तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 9 प्लीज फिर से रिज्वाइन कर लीजिए।